गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट नदर्न वॉल और द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट हिमालयन वॉल। जो ग्रेट हिमालयन वॉल है या जो ग्रेट हिमालयन रेंज है उसके सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस या महत्व को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये हिमालयन रेंज कैसे काम करती है एक क्लाइमेटिक बैरियर की तरह, कैसे ये एक फीडिंग ग्राउंड बन जाती है पेरिनियल रिवर्स के लिए, किस तरह ये हाइडल पावर का सोर्स बनती है, फिजिकल बैरियर कैसे बनती है, टूरिस्ट पोटेंशियल क्या है, इसके फॉरेस्ट रिसोर्सेज किस तरह इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह मिनरल्स यहाँ मिलते हैं और नॉर्दर्न प्लेन की जो फर्टाइल सॉइल है वो इस रेंज से कैसे हमें मिलती है। हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज climatic barrier, effective barrier blocking the inflow of cold dry air masses into North India during winter. Winter season में क्या होता है कि polar region से extremely cold winds southward या इक्वेटर की तरफ ब्लो करती है। ये winds अगर इस हिमालयन रेंज के ना होने पर इंडिया में ऐसे एंटर कर जाएं तो नदर्न इंडिया को भी एक्सट्रीम कोल्ड को फेस करना पड़ता, पर क्योंकि हमारे पास ये वॉल की तरह एक बहुत ऊंची या कह लीजिए सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है तो ये नॉर्थ पोल से आने वाली सभी कोल्ड विंड को ब्लॉक करने का काम करता है। तो विंटर्स में सिवियर कोल्ड से इंडिया को ये बचाता है, स्पेशली जो नदर्न पार्ट है इंडिया का उसको प्रोटेक्ट करता है। Whereas in summers it deflect the moisture laden monsoon winds and cause the moist winds to bring rain to the North India plains and the Brahmaputra valley. You might be knowing that the monsoon winds in summer comes from the southwest direction। कुछ इस तरह ये winds आती हैं, इस तरह you can see। अगर ये माउंटेन रेंज यहाँ ना हो तो ये सारी winds इंडिया को क्रॉस करते हुए ऊपर चाइना चले जाते और ये वाला पोर्शन इंडिया का रेनफॉल को रिसीव ना कर पाता। बट ये एक वॉल की तरह खड़ा हुआ माउंटेन रेंज क्या करता है कि इन मॉनसून विंड्स को ये इस तरह डिफ्लेक्ट कर देता है। ये जो एरोज मैं बना रही हूँ कुछ इस तरह ये मॉनसून विंड्स डिफ्लेक्ट होती हैं और नदर्न इंडिया की तरफ मूव करती हैं, उस तरफ ब्लो करने लगती हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि नॉर्थ इंडिया को एक अच्छा खासा रेनफॉल मिलता है। सो जो क्लाउड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं वो यहाँ माउंटेन रेंज के होने के कारण नॉर्थ की तरफ या कह लीजिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं और नदर्न इंडिया में पहुंचकर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल को कॉज करते हैं। नॉर्थ इंडिया एंड इन ब्रह्मपुत्र वैली, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और ये ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली वो वैली होगी जहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। ये इसका कोर्स है, ये राजस्थान से निकल के अरुणाचल प्रदेश से होके फिर आसाम से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। तो ये पूरा वैली जो इंडियन पार्ट में आता है ये सब ब्रह्मपुत्र वैली। तो इस ब्रह्मपुत्र वैली में अच्छा खासा रेनफॉल को ये कॉज करता है। इन द एब्सेंस ऑफ द हिमालयाज द मानसून वुड हैव ट्रेवल्ड फर्दर नॉर्थवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया अगर ये माउंटेन रेंज ना होती तो ये मानसून विंड्स नॉर्थवर्ड ऐसे जा सकती थी। एक्चुअली इधर ये शायद ना भी आ पाती। अगर ये हिमालयन रेंज ना होती तो ये विंड्स ऐसे नॉर्थ की तरफ चले जाती और इस एरिया को ज़्यादा रेनफॉल ना मिलता क्योंकि क्लाउड्स तब रेनफॉल करते हैं जब उनके रास्ते में कोई बैरियर आए। अगर यहाँ बैरियर नहीं आएगा तो ये यहाँ बारिश नहीं कर पाएंगी, ऊपर चले जाएंगी और ये पार्ट रेनफॉल रिसीव नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा जैसे इस एरिया का हो चुका है जहाँ पर थार डेजर्ट है। नेक्स्ट है फीडिंग ग्राउंड फॉर पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स के लिए ये कैसे फीडिंग ग्राउंड का काम करता है ये हिमालयन रेंज हम आप अब इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि माउंटेन रेंज में यहाँ पर जो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहते हैं वो मेल्ट होते हैं धीरे धीरे और यहाँ से जो रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं उनको थ्रू आउट द ईयर वाटर मिलता रहता है। तो इनके लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर यहाँ के ग्लेशियर्स होते हैं। ये ग्लेशियर्स ईयरली ट्वाइस चार्ज होते हैं, एक विंटर्स में ये रिचार्ज होते हैं और एक समर्स में ये रिचार्ज होते हैं। जब समर्स में मानसून आता है तो
जो टॉप मोस्ट रेंज है जिसको हिमाद्री कहते हैं, वहाँ पर स्नोफॉल होता है। ट्वाइस इन अ ईयर जो रेनफॉल या जो स्नोफॉल यहाँ रिसीव होता है, उसकी वजह से ग्लेशियर 2 बार रिचार्ज होते हैं और थ्रू आउट द ईयर वाटर का रिसोर्स बने रहते हैं। सो द रिवर्स, पेरिनियल रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस माउंटेन रेंज आर रिवर गंगा, रिवर यमुना, रिवर शारदा, घाघरा, कोसी, गंडक एंड ब्रह्मपुत्र। दिस इज ब्रह्मपुत्र। तो ये सारे ग्लेशियर्स इन पेरिनियल रिवर के सोर्स हैं। यहाँ से ये सब रिवर्स, इनके अलावा और भी बहुत सारी रिवर्स आती हैं, बट ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट और फेमस रिवर्स हैं। ये सारी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्थ इंडिया को थ्रू आउट द ईयर वाटर अवेलेबल कराती हैं। दीज रिवर्स नॉट ओनली प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग but also for year-round irrigation in the North Indian plains, because these rivers are a permanent source of water throughout the year. तो जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं या जो फील्ड्स हैं जहाँ एग्रीकल्चर होता है, वहाँ इरिगेशन के लिए साल भर ये वाटर को प्रोवाइड करती हैं, जिससे ये नॉर्थ इंडियन प्लेन एक फर्टाइल प्लेन बन जाता है जो टोटली मॉनसून पे डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि रिवर्स यहाँ से वाटर को लाते रहती है और यहाँ अच्छा खासा इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ हाइडल पावर। हाइडल पावर मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। द रिवर्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ हाइडल पावर। मोस्टली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है वो रिवर्स के थ्रू ही की जाती है, बिकॉज द हिमालयन टोपोग्राफी मेक्स द रिवर्स फ्रॉम रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स एंड प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशंस फॉर द क्रिएशन ऑफ रिजर्वर्स। इन रिवर्स के पास थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, इसी के साथ इनके पास वाटर भी प्लेंटी ऑफ अमाउंट में रहता है। एंड बिकॉज दीज रिवर्स आर कमिंग विद अ ट्रिमेंडस स्पीड फ्लोइंग फ्रॉम स्टीप स्लोप, तो इनके पास काफ़ी स्पीड है, काफ़ी पानी है, जिसके हेल्प से रिजर्वर्स बनाए जा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। दीज रिजर्वर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर्स। इन रिवर्स के अक्रॉस वेरियस डैम्स बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, किया जा रहा है। बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स इन बहुत सारी रिवर्स के अलॉन्ग कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन चल रहा है। एंड थ्रू आउट द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी इन्हीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आ रही है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इन रिवर्स से हो रहा है। नेक्स्ट, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर की तरह ये माउंटेन रेंज कैसे वर्क करती है? इट इज़ अ डिफेंसिव रैम्पार्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट इन्वेजन बाय लैंड। वाया लैंड नो फॉरेन इन्वेडर्स कुड ईजिली कम इन इंडिया। इस पिक्चर में आप देखिए, क्योंकि ये माउंटेन रेंज वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड रहती है, तो किसी के लिए भी इस माउंटेन रेंज को यहाँ से क्रॉस करके आना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो। स्पेशली कोई भी बिग आर्मी लेके तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता। कुछ माउंटेनियर्स, कुछ ट्रैकर्स इनको ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ क्लाइंब कर सकते हैं, बट वो एक एडवेंचरस थिंग होती है। कोई इन्वेडर थ्रू दिस पार्ट कैन नॉट एंटर इन इंडिया। तो फॉरेन इन्वेजन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता यहाँ पर बचता है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं वो सब इसी पार्ट से हुए, जिसको हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। सो इट एक्ट एज अ बैरियर to the invaders. Those small bodies of traders can travel in the Himalayas through difficult routes. जैसा मैंने कहा, फॉरेन इन्वेडर्स इजीली इंडिया को इन्वेड नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमारे बॉर्डर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट माउंटेन रेंज ने कवर किया हुआ है, उसको प्रोटेक्शन दिया है। बट स्टिल कुछ स्मॉल बॉडीज ऑफ ट्रेडर्स, कुछ ट्रेडर्स या फिर कुछ ट्रैकर्स इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। इन्वेडर्स के लिए एक बड़ा बैरियर का काम करेंगे, जैसा मैंने पिक्चर में अभी आपको दिखाया। हालांकि स्मॉल बॉडीज ऑफ ट्रेडर्स कैन ट्रैवल इन हिमालयाज थ्रू डिफिकल्ट रूट्स। वो डिफिकल्ट रूट्स किस तरह के होंगे आप समझ सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर दिस पार्ट इज कवर्ड विद स्नो, तो उस स्नो को कवर करते हुए, उस स्नो को फेस करते हुए ही कोई भी यहाँ से आ सकता। द माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट आर सो स्टीप। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन्स हैं, जो रेंजेस हैं, वो ज़्यादा स्टीप हैं एंड सो डेंसली फॉरेस्टेड कवर्ड that they are difficult to cross. That means ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन रेंज है, दिस इज डेंसली कवर्ड विद फॉरेस्ट। रीज़न इसका है मॉनसून, बिकॉज मॉनसून आता है, यहाँ कोलाइड करता है
यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल का रीज़न बनता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण फॉरेस्ट कवर यहाँ सबसे ज़्यादा है। इस पार्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है तो इस पार्ट को क्रॉस करना थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड स्लोप्स आर ऑल्सो स्टीप इन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि स्लोप्स पे काफ़ी स्टीप है, ढाल काफ़ी गहरा है, इसलिए भी इसको क्रॉस करना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। The Himalayas have made communication with the neighbor countries a difficult process. Communication difficult इसीलिए हो जाएगा क्योंकि इनको क्रॉस कर पाना easy नहीं है। जब इन्हें क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कम्युनिकेशन कैसे हो। The Indian subcontinent developed a distinct culture of its own. क्योंकि फॉरेन इन्वेजन से माउंटेन रेंज ने हमको काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्ट किया है, काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया है, तो इन्वेजन्स इतने ज़्यादा नहीं हो पाए, वो इंडियन कल्चर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। इसी का रीज़न है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर को डेवलप कर पाया है, मेंटेन कर पाया है। द नेक्स्ट वन इज टूरिस्ट पोटेंशियल। Himalayan scenery is among the most spectacular in the world. It attracts thousands of tourists from India and abroad. हिमालय में जो सीनरी है, जो भी मनोरम दृश्य वहाँ दिखते हैं, वो सब तमाम टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का प्लेस है। यहाँ पर न सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, इन सीन को एंजॉय करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। आप खुद भी पर्सनली जानते होंगे, खुद भी आप कई बार यहाँ घूमने फिरने के लिए गए होंगे, and you might have enjoyed these beautiful scenes. Most of the summer resorts known as hill stations are located in Himalayas, and examples of these tourist places are Shimla, Mussoorie, Nainital, Darjeeling, Srinagar, Ranikhet, Almora, Chel, etc. इनके अलावा भी यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, ये उनमें से कुछ हैं। इनमें से कई जगह आप गए होंगे, कई जगह मैं जा चुकी। जब भी मौका मिले ज़रूर जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। एंड a number of sacred shrines are also located in the Himalayas. जो इम्पॉर्टेंट है या जो मोस्ट पॉपुलर है वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कैलाश मानसरोवर। इनके अलावा भी वहाँ बहुत सारे सैक्रेड श्राइन्स हैं जहाँ आप लोग गए होंगे। कुछ जगह मैं गई हूँ, कुछ जगह आप गए होंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, आप जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। The Himalayas are a great attraction for adventure seekers as they provide ample opportunities for hiking, climbing, river rafting, skiing, etc. River rafting मैं कर चुकी हूँ. Climbing, hiking and skiing I could not done yet. So हिमालय एडवेंचर सीकर्स के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एडवेंचरस अपॉर्चुनिटीज़ जैसे हाइकिंग, क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जो भी सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हो, एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं, वो माउंटेन रेंज में जाके इन सबको एंजॉय कर सकते हैं। Himalaya is a rich source of forest cover. On the lower ridges of Himalayas are found tropical and yielding good quality timber. Please cut these words. The line is starting with on the lower ridges of Himalayas are found tropical and yielding good variety timber. Himalayas के जो lower parts हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल और yielding good quality timber मिलता है। बहुत ही अच्छा सोर्स है हिमालय फॉरेस्ट कवर का। इसका रीज़न है plentiful rainfall. The Himalayas are home to a wide variety of wild animals like yaks, snow leopards, bears, red pandas, tigers, elephants, etc. Some of these I tried to show in these pictures because forest cover बहुत ज़्यादा है। forest cover अगर होगा तो wild animals भी होंगे। On the middle and upper ridges are found the coniferous and deciduous soft and hardwood trees. These trees provide wood for matchsticks, paper pulp, resins, turpentine oil, and various medicinal plants. Coniferous trees you can see in the picture is in a cone shape. ये कौन शेप में ट्रीज़ होते हैं, ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पर सनलाइट ईजिली नहीं आ पाती है। इनके जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं और नीडल लाइक होती हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ डेसिडस ट्री, दिस वन। इनकी लीव्स ब्रॉड होती हैं, फ्लैट होती हैं। इन दोनों टाइप के ट्रीज़ को हम नेक्स्ट चैप्टर में, फॉरेस्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हिमालयन रेंज में मिलने वाले बहुत सारे ट्रीज़ इस टाइप की चीज़ों के सोर्सेज भी हैं जिनमें कि वुड, मैच स्टिक्स, पेपर पल्प वो होता है जो ट्रीज़ का जो पल्प होता है उसको पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पेपर पल्प। तो उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा और मेडिसिनल प्लांट्स और दूसरे टाइप की बहुत सारी चीज़ें इस फॉरेस्ट कवर से हमको मिलती हैं। नेक्स्ट वन, मिनरल्स। द हिमालयाज हैव रिच रिजर्व्स ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स।
हिमालयाज़ में बहुत सारे टाइप के मिनरल्स मिलते हैं जिनमें कॉपर, लेड, जिंक, बिस्मथ, एंटीमनी, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। These minerals are found in eastern and western Himalayas. Coal of good quality is also found in Kashmir Valley. क्योंकि ये एक माउंटेन रेंज है, इसका एक्सकेवेशन इतना ईजी नहीं है, तो ये इसको एक्सकेवेट यहाँ से किया नहीं जाता है। The Himalayas also have gold, silver and precious stones like sapphires and beryl. The adverse geographical conditions prevailing in the mountains hinder easy extraction of such minerals, as I said. So these are various types of medicinal plants that can be found in Himalayan range. इन सबसे अलग अलग टाइप के मेडिसिन्स बनते हैं जिनका ह्यूमन ट्रीटमेंट में, एनिमल ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा यूज़ होता है। Fertile soil of the northern plains. The rivers that flow through the northern plains carry alluvium as they flow down the Himalayas. रिवर्स जो हिमालय से फ्लो करते हुए, हिमालयाज़ को एरोड करते हुए प्लेन्स में आती हैं, वो अपने साथ हिमालय की चट्टानों को एरोड करके काफ़ी सारा सैंड और सिल्ट, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट साथ में लेकर आती हैं, जिनको वो इन प्लेन एरियाज़ में डिपॉजिट कर देती हैं। They deposit the alluvium in their flood plains, making them fertile. जो फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ एवरी ईयर फ्लडिंग होती है, वहाँ पर इस एल्यूवियम को, इस न्यू एल्यूवियम को ये रिवर एवरी ईयर डिपॉजिट करती हैं और उन प्लेन्स को फर्टाइल बनाती है। इससे इन प्लेन्स की फर्टिलिटी बनी रहती है। These soils have made the fertile northern plains to be amongst the most intensely cultivated agricultural tracts. सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाले एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स हैं ये नदर्न इंडिया के प्लेन। इनका रीज़न है हिमालय से आने वाली रिवर्स जो एवरी ईयर यहाँ एक न्यू एल्यूवियम को डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे एवरी ईयर सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है और एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाता है। It was all about today's video. Thank you for watching. I hope you understood what I tried to explain in this video. If you liked this video, hit like button and do subscribe to my channel so that you will get all notifications for my new videos. Thank you.